तो अब अपन इस क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर ये चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 है ना। प्लांट के अंदर ये 9th में पूरा आ चुका था। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ये पढ़ चुके हो। जाइलम वाटर मिनरल को ले जाता है, फ्लोएम किसको ले जाता है, फूड को। जाइलम के पार्ट तुमने 9th में पढ़े थे, ट्रेचेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर होते हैं, है ना, पढ़े थे ना। और फ्लोएम के क्या क्या पार्ट पढ़े थे तुमने, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये फ्लोएम है ना, ठीक है। अब ये क्या करता है, फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है ना फूड, उनको। ये पानी को कहाँ से कहाँ ले जाता है, रूट से अपवर्ड, और ये फूड को कहाँ ले जाता है, फ्लोएम, लीव से सभी पार्ट में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से रीड करिएगा, हाथ से लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब अपन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहली बात है एसेंट ऑफ सैप। जो प्लांट के ये ट्यूब है, इसमें लिक्विड और मिनरल ऊपर जा रहा है ना। इन लिक्विड को, मिनरल पार्टिकल को, इन सबको मिला के बोलते हैं सैप। तो एसेंट का मतलब अपवर्ड मूवमेंट, तो वो चीज़ समझनी है। तो इस चीज़ को अपन डिटेल में समझने जा रहे हैं। ये मान लो अपने पास ये पेड़ है, इसके स्टेम है, ये ज़मीन में जा रहा है और इसकी रूट्स है, मान लो, ठीक है। अब ये जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे वाटर होता है, ठीक बात है। यहाँ पर ये ट्यूबें होती है, ट्यूब्स होती है अंदर, उन्हें बोलते हैं रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, ऐसे ही लीफ तक पहुंच जाएगी ये, ठीक है। ऐसे इधर भी है, सब तरफ है। अब ऑस्मोसिस नाम सुना होगा तुमने, वाटर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से कम, तो पानी यहाँ से बाहर से आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, और इन ट्यूबों में बढ़ता जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, इन ट्यूब्स में आता जाएगा, फिल होता जाएगा। अभी दीवारें हैं, इससे पानी चिपकेगा और चिपक चिपक के धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। ऐसे चिपक चिपक के ऊपर चढ़ने को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडिजन। तो इन ट्यूबों से ऐसे चिपक चिपक के ऊपर चढ़ेगा, ये ट्यूबें खींचेगी पानी को, ऐसा होता है। जैसे तुम कहाँ देखोगे ऐसा बेस्ट एग्जांपल, जैसे तुमने दिवाली पे दिए जलाते हो तो उसमें तेल खिंचता नहीं रहता ऐसे ऊपर, तभी तो विक पे जलती रहती है हमेशा, तो ऐसे खिंचाव होता रहता है, इसे बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसका नाम ये भी है। तो ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा पानी, चढ़ता जाएगा, इसे रूट प्रेशर बोलते हैं। ऊपर आएगा तो लीव्स है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनके थ्रू ये पानी बाहर आउट होता रहेगा। तो देखो ऊपर तो लो प्रेशर का रीजन हो रहा है, और एक तरह से नीचे हाई प्रेशर का रीजन हो रहा है, ज़्यादा पानी है ना नीचे, तो इसके कारण पानी का सर्कुलेशन इजीली हो जाता है। ये मैंने समझा दिया पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई। देख लो, ऑस्मोसिस से रूट के अंदर आया, रूट जाइलम में, तो पानी बढ़ गया। अब उसकी जो वॉल्स है और पानी है उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वॉल्स उस पानी को खींचेगी, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिजन। वो खींच रही है तो पानी ऊपर चढ़ रहा है मॉलिक्यूल, लेकिन वो पानी का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब कोई मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ रहा होगा, वॉल से अट्रैक्ट हो गए, तो बचे हुए मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट होकर ऊपर जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पानी का एक मॉलिक्यूल उन बचे हुए मॉलिक्यूल को भी खींचेगा। तो ऐसा कंटिन्यूस होते 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 ऊपर तक पहुंच जाएगा सारा मामला। ऐसे समझो, देखो ये मान लो ये है अपने पास कौन, जाइलम, ये वाली चीज। अब मान लो कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये जो वॉल होती है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, ऐसे खींचती है। अब ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ये बचे मॉलिक्यूल को भी खींच के अपने साथ ऊपर ही ले जाते हैं ऐसे। फिर ये साइड वाले को वापस ये वॉल खींचेगी, अब इस साइड वाले नीचे वाले को वापस अपने साथ पुल करके ऊपर ले जाते हैं। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन तो बोलते हैं फोर्स ऑफ
कोहेजन, और ये इसकी दीवार और इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है ना, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। तो दीवारों ने पानी को खींचा, और पानी के जब मॉलिक्यूल खींच रहे हैं तो साथ ही मॉलिक्यूल को भी ऊपर लेके बढ़ रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू राइज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। तो चलो अब इसकी लैंग्वेज रीड करके देख लेते हैं। द वॉल ऑफ सेल ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन। रूट के ये रूट होती है ना, इसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे रूट हेयर कहते हैं, उनकी वॉल बहुत थिन है। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर इन द रूट हेयर आ जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। और फिर क्या होगा, वाटर ऊपर राइज होगा, ठीक है। रूट के अंदर ऐसा प्रेशर बन गया ना पानी का, इसके कारण ऊपर राइज होगा। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ए वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्सेज। अभी समझा है ना, वाटर इन स्टेम राइजेज ड्यू टू द सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज, अभी बताया ना। एडिशन कोहेजन अभी समझा है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस कॉलम बना के ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा, अब ऊपर जो लीव से थोड़ा थोड़ा पानी लॉस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वहाँ पे इसके कारण लो हो जाता है प्रेशर, तो इसके कारण भी पानी ऊपर खिंचता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। बस इतना सा आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना पार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अच्छे से पढ़ें। समझ में नहीं आए तो वापस से मेरे को रिप्लाई करें। ये कैपिलरी राइज किसी को समझ में नहीं आया हो ना, एडिशन कोहेजन, तो एक बार फिर से देख लो भाई। ये जैसे मान लो ये जाइलम की ट्यूब है, मान लो ये अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब ये जो वॉल है, ये पानी का मॉलिक्यूल इसकी तरफ खींचेगा, ये वॉल उसको खींचेगी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसी शेप बना लेगा ये। तो पानी और इस दीवार के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन। देखो भाई ऐसी शेप बन जाएगी। ऐसी कॉनकेव जैसी शेप दिख रही है तुम्हें, कॉनकेव मिरर पड़ा है ना तुमने, ऐसा पानी उसकी वॉल से अट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसी शेप बननी है। मतलब ये वो वॉल है ना, ये इस पानी को इधर खींच रही है और इधर खींच रही है ना। अब ऐसे सोचो, एक आपके पास मान लो एक धनुष है। धनुष देखा है आपने, है ना। और इस धनुष में एक थ्रेड लगा हुआ है, मान लो ये थ्रेड, और एक उस पर एक एरो लगा दिया, तीर लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये धागा इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, धागा खींच रहे हो ना आप, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स, लेकिन आप छोड़ोगे तो तीर कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हो रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। तो ये वाटर जो अंदर फील्ड है ना, उस पर रिजल्टेंट ऊपर लग रहा है, तो ये वाटर धीरे धीरे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, ये ऐसा राइज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वापस। फिर वापस से दीवार पानी को ऐसे खींचेगी, इधर 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 इधर, वापस से कॉनकेव शेप बनेगी। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट बीच में लगेगा, तो वापस से वाटर, बीच का वाटर भी ऊपर राइज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो नहीं आया तो वापस पूछ लेना। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की तरफ चल रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। लीफ में से वेन्स होती है, आपने देखा है। इन वेन्स में क्या है, जाइलम फ्लोएम की ट्यूब्स है। क्या है इसमें, जाइलम फ्लोएम की ट्यूब्स। मान लो कि मैंने ये बना दी ट्यूब ऑफ फ्लोएम और इसके पास बना दी ट्यूब ऑफ जाइलम,
इस जाइलम में क्या फ्लो करता है? वाटर। और फ्लोएम की ट्यूब में क्या आ जाता है? फूड आ जाता है, ये फूड। लीव से फूड इस ट्यूबों में आता है फ्लोएम, लेकिन फूड थोड़ा पेस्ट जैसा होता है, तो आगे बढ़ने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, इस जाइलम से वाटर फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। और पानी जब इसमें आएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होके फिर सभी पार्ट में आराम से पहुंच जाएगा फूड। ऐसे होता है फूड का ट्रांसपोर्ट। फिर से समझ लो, लीव्स से फूड बना और फूड बन के इन वेन्स में आ गया, फ्लोएम की ट्यूब्स में आ गया। उसके बाद जाइलम की ट्यूब भी चिपकी रहती है उसी से फ्लोएम के पास ही। तो उसमें क्या फ्लो कर रहा है? जाइलम में क्या फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो की तरफ जाता है, तो यहाँ तो पानी बह रहा है जाइलम की ट्यूब में। अब पानी यहाँ पर ज़्यादा है, इस पार्ट में कम है, तो पानी यहाँ रिस रिस के इधर जाएगा और फूड उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होने के बाद हर तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट हैपन बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यूज हो रही है, फ्लोएम के सेल्स एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं और फूड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, बस जो मैंने समझाया ना वो लैंग्वेज लिख देना आप। तो अभी जो भी एक्सप्लेन करा है वो लैंग्वेज अपने सेल्फ नोट्स में लिख दें। जिसको पढ़ें तो पढ़ लें, बाकी तो आप अपने सेल्फ नोट्स में जो मैंने लैंग्वेज बोली अभी समझाते समय वो ही लिखना। चलिए अब अपन आ रहे हैं एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? बॉडी से वेस्ट का रिमूव होना। बॉडी से वेस्ट रिमूव होना, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो उनको रिमूव होना जरूरी भी होता है। ठीक है, वरना एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो लेथल होंगे, हार्मफुल होंगे, पॉइजनस होते हैं और वेस्ट। ले लें स्क्रीनशॉट यहाँ तक। चलो अब ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं। ह्यूमन बीइंग में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें 2 किडनी होती है। ये किडनी ये एक किडनी है और ये दूसरी किडनी। ठीक है, 2 किडनियाँ होती है, इनका काम है ब्लड को छानना। अब अपने बॉडी के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। वो रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाती है, इसमें भी भेज देती है, इसमें भी भेज देती है। ब्लड को किडनी साफ़ कर देती है और साफ़ करने के बाद बनाती है यूरिन। वो यूरिन यहाँ से निकलता है और जाके इस मस्कुलर बैग में इकट्ठा हो जाता है। इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा नाम की ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। और जो खून साफ़ हो गया है वो बॉडी में वापस भेज दिया जाता है एक दूसरी ट्यूब से। इसी के पास है दूसरी ट्यूब, इसे बोलते हैं रीनल वेन। तो लेके कौन आया? रीनल आर्टरी, इम्प्योर ब्लड प्रेशर से लेके आई, और लेके कौन गई वापस से? रीनल वेन। ऐसा होता है किडनी के अंदर का काम। वापस समझ लें, 2 किडनी होती है, बीन जैसी शेप की होती है। एक ट्यूब होती है रीनल आर्टरी, वो इम्प्योर ब्लड लाके आती है, किडनी छानती है और फिर यूरिन को यूरेटर नाम की ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। जो ब्लड साफ हो जाता है वापस से रीनल वेन के द्वारा बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, देखना समझना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ठीक बात। A tube called ureter comes out from each kidney and joined to urinary bladder। ठीक है, यूरिन कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कलेक्ट हो जाता है। वेयर इट्स एक्सपेल थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है,
तो फिर आगे क्या सीखे आप? किडनी इज ए बीन शेप ऑर्गन विच लाइज इन वर्टिबल कॉलम इन एब्डोमेन कैविटी। चेस्ट से नीचे के पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं, कैविटी कहते हैं। किडनी इज कंपोज ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ब्लड को छान रही है? बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट्स है, उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को फंक्शन यूनिट कहते हैं किडनी का, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में इट कंपोज ऑफ टैंगल्ड मैस ट्यूब, बहुत सारी ट्यूबें होती है, फिल्टरिंग यूनिट, उन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नेटवर्क होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। ब्लड जब इसमें से निकलता है तो सारा छन जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। द आर्टरी विच टेक ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियल। जो इस ग्लोमेरुलस तक ला रहा है उसे एफेरेंट कहते हैं, और जो इससे बाहर ले जा रहा है उसे एफेरेंट कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे अभी, देखो ये रहा डायग्राम। ये जो ट्यूब ला रही है इसे एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और जो ले जाती है उसे इफेरेंट। और ये ग्लोमेरुलस, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पर, ये ब्लड को छानती है, ठीक है। इसके नीचे है ना एक कप जैसा पार्ट होता है, ये कप जैसा दिख रहा है, इसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। तो सारा ब्लड की गंदगी इसमें चले जाती है। और ये ट्यूब है, इसे ट्यूबुल कहते हैं। ये उसको सारे वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में आगे पहुंचा देती है, और क्लीन ब्लड वापस इससे बॉडी में चल जाता है। द ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। ऐसे स्ट्रक्चर है कि बॉमन कैप्सूल। इसे आगे एक फाइन कॉइल ट्यूब है, ये देखो दिख रही है ना कॉइल ट्यूब, ये ब्लू कलर का शो कर दिया मैंने। ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन ओपन्स इन ए डक्ट कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ये दूसरा नेफ्रॉन है, उससे भी आ रहा है यूरिन, तीसरा है उससे भी आ रहा है, चौथा है उससे भी आ रहा है। सब अपने अपने यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में भेज रहे हैं, फिर वहाँ से यूरेटर में पहुँच जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप समझ लें। अभी आपको समझाया कि इम्प्योर ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, यहाँ पे अच्छे से फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद जो क्लीन ब्लड है वो वापस बॉडी में पहुँचा दिया जाएगा। और इम्प्योरिटीज़ का क्या होगा? इम्प्योरिटीज़ ये बॉमन कैप्सूल में डिफ्यूज़ हो जाएगी। कुछ यूजफुल चीज़ें भी आ सकती है, ग्लूकोज अमीनो एसिड, वो इसकी वॉल वापस एब्जॉर्ब कर लेगी। और बची हुई चीज़ को यूरिन बोलते हैं, जिसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, पानी होता है। वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली यूरिन बॉडी से बाहर, ठीक है। वापस एक बार सुने जो भी मैंने बोला है बैक जाके। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या सिखाया है समझना। 3 स्टेप में हुआ। एक तो ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमोनिया, इम्यूनो एसिड है, वो चले गए फिल्टर होके बॉमन कैप्सूल में। एक इवेंट तो ये हुआ। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो वापस से एब्जॉर्ब हो गए। नेफ्रॉन के अराउंड जो कैपिलरीज हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट जो भी हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गए, उसे यूरिन बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, यूरिया हटाना, जो वेस्ट है ना उसको हटाना। कभी किसी की किडनी सही से काम नहीं कर रही हो तो उसको आर्टिफिशियल मशीनों के थ्रू ब्लड को छानते हैं, इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। अच्छा, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट के अंदर देखो वेस्ट गैसें होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान वेस्ट है, CO2 रेस्पिरेशन के दौरान वेस्ट है। ये कैसे निकलते हैं? ये डिफ्यूजन से। और पानी भी वेस्ट है, ये कैसे निकलता है? ट्रांसपिरेशन से। और जो दूसरे वेस्ट हैं वो बार्क जब फटती है, छाल फटती है तो निकलते रहते हैं, ठीक है। फ्रूट है, लीव्स है, उनमें स्टोर हो जाते हैं। ओल्ड जैलम में स्टोर हो जाते हैं, गम और रेजिन जैसे वेस्ट। और जब वो फटती है तो सारे वेस्ट निकलते रहते हैं। तो इस तरह से प्लांट भी वेस्ट से छुटकारा पा सकता है, ऑक्सीजन, CO2 का डिफ्यूजन से, वाटर का ट्रांसपिरेशन से, और रबर और गम जैसे वेस्ट ओल्ड जाइलम में स्टोर कर लेता है। और जब वो ब्रेक होती है तो लीक होता रहता है प्लांट से वेस्ट, है ना, उसकी बार्क फटती है और लीक होता रहता है। और फ्रूट और लीव्स में भी वेस्ट स्टोर कर लेता है, और जब वो फॉल होती है तो उससे उसको अपने वेस्ट से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है।
तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने सीख लिया प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन फूड को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक के 3 पार्ट सीख लिए। ऑटोट्रोपिक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाता है। हेटरोट्रोपिक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दूसरे पर डिपेंड रहता है। हेटरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक जिसमें डेड और डिके से फूड लेता है। फोटोसिंथेसिस क्या सीखे थे, अपना फूड खुद बनाना सन की लाइट की मदद से। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए थे, वाटर चाहिए था, CO2 चाहिए था, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल आपको चाहिए थे। वाटर मिनरल कहाँ से मिले थे, सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली थी, लीव्स से। लाइट का मेजर सोर्स क्या था, सन। क्लोरोफिल ऑलरेडी है अनबिल्ट उसमें। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या बने, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और वो स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये ध्यान रखना, प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड को स्टार्च बोलते हैं, ऐसे एनिमल के अंदर भी स्टोर्ड फूड होता है, उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। नाम याद रखना, ग्लाइकोजन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये तो 9th में पढ़ा था। 2 ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए साथ साथ रहते हैं, इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये आपने पढ़ा था, एल्गी और फंगाई साथ साथ रहते हैं, लिचेंस बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या पढ़ा आपने, जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड खाता है, बॉडी के अंदर सारा काम होता है। हर्बीवोर जानते ही होगे, जो खाते हैं प्लांट्स को। कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोर जो दोनों खाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप क्या थी, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द बॉडी फ्लूइड, एसिमिलेशन, ये क्या था, एनर्जी ऑब्टेन करना फूड से, इजेशन, वेस्ट को निकालना। ठीक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन आपने देखे थे, माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ग्लैंड भी आपने देख लिए थे। टीथ के बारे में भी एक छोटी जानकारी ले ली थी, एनसीईआरटी में तो नहीं है। मिल्क टीथ, द फर्स्ट सेट ऑफ 20 स्मॉल टीथ व्हेन बेबी इज 6 to 7 मंथ, 6-7 महीने तक का होता है, जो 20 टीथ आते हैं बच्चे में, 6-7 महीने के बाद आते हैं, उन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है। और 6-7 साल के बाद 32 लार्जर टीथ आते हैं, वो टूट जाते हैं, उनकी जगह रिप्लेस होते हैं, उन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं। इनेमल एक वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है टीथ के ऊपर, उसे इनेमल बोलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। टंग, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो टेस्ट लेने में मदद करती है, फूड को सलेवा के साथ मिक्स होने में मदद करती है। ठीक है। ये अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वाला पार्ट आप रीड करके देखो, जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अच्छे से रीड करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल बढ़िया ढंग से रीड करो।
चलिए ये नोट हो गया होगा, लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब ये वाला पार्ट है, देखो इसको। कैपिलरी समझा दिया था, एक थिन ट्यूब है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है बता दिया था। मतलब सब चैप्टर की समराइज कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन होता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 72 टाइम बीट होता है। स्टेथोस्कोप, ये ध्यान रख लो, ये इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर लेके बैठते हैं ना हार्ट बीट नापने के लिए। सिस्टोलिक, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब प्रेशर कितना रहता है, 120 mm ऑफ Hg। और जब रिलैक्स होता है ना, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स, तब ब्लड का प्रेशर क्या रहता है, 80। स्पाइगमोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर नापने की इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे बोलते हैं। लिम्फ एक येलोइश कलर का लिक्विड है ना, इम्यूनिटी देता है, टिश्यू के चारों तरफ घूमता है, टिश्यू तक मटेरियल पहुंचाता है, टिश्यू के मटेरियल ब्लड तक लाता है, वो लिम्फ है। देख लें, यहाँ तक उतार लें, नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, यहाँ तक बिल्कुल नोट कर लें, पढ़ लें, कुछ डाउट आए मैसेज कर दें। हाँ भैया, यहाँ तक हो गया होगा। अब एक्सक्रीशन देखो क्या क्या चीज़ें सीखे इसमें। एक्सक्रीशन, वेस्ट को निकालना, CO2, वाटर, पेपर, पील ऑफ बार्क, फ्रूट, लीफ, रबर, गम, सब वेस्ट है। ह्यूमन के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी ऑर्गन है जो ये टॉक्सिक वेस्ट निकाल रही है। यूरिन येलोइश लिक्विड होता है जिसमें वाटर यूरिया होता है। डायलिसिस, क्लीनिंग करना ब्लड को जिसकी किडनी फेल हो गई हो। नेफ्रॉन, ये फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी के। रीनल आर्टरी, ये ब्लड क्या करती है, वापस ले जाती है, लेके आती है किडनी तक। रीनल वेन, ये वापस लेके जाती है। देख लो एक बार, नोट कर लो, इन पॉइंट्स को भी अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लाइफ प्रोसेस। एक बार जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं उनको टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये फर्स्ट पेज है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये पेज नंबर 3 यहाँ से ले लें, है ना।
भाई अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए इस पार्ट का ले लीजिए, ये डायग्राम बुक से आप देख लीजिएगा। चलिए इसका ले लें। स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह से होती है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये ले लीजिए यहाँ तक। अब अमीबा का न्यूट्रिशन अपन देख रहे हैं, ये ले लें। अब ये स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, इसके बाद ये अमीबा का प्रोसेस भी पूरा लैंग्वेज में है। इसके बाद ये न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में है, जिसमें अपन ने एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में देखा था। उसके बाद ये माउथ के अंदर क्या क्या होता है, पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं ये देखे थे। टीथ भी अलग अलग प्रकार के थे, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। डाइजेस्टिव सिस्टम था पूरा ह्यूमन बीइंग का, अच्छे से समझा था। माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। सेलिवरी ग्लैंड का ये फंक्शन देखा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट अपन ने एक टेबल देख ली थी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फूड वाइब का समझा था। स्टमक के बारे में सीखा था, उसके जूसेस जो थे वो सीखे, उनके फंक्शंस सीखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो सीखा था, उसके 3 पार्ट के नाम भी देखे थे जो बताया था, एनसीईआरटी में भी नहीं है। लिवर, पेनक्रियाज, इन सब के बारे में सीखा था, और ये चार्ट बना के सबके फंक्शंस भी देख लिए थे। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज। फैट्स किस में बदलता है, फैटी एसिड। प्रोटीन किस में बदलता है, एमिनो एसिड। कौन सा पार्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है, फिंगर जैसा पार्ट, विलाय। ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये सीखा था आपने। और वेस्ट इकट्ठा होता है, फिर वेस्ट निकल जाता है एनएस के थ्रू। फिर आप रेस्पिरेशन पर आए थे, एरोबिक एनारोबिक 2 तरह का सीखा था। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, ऐसा सीखा था। स्टेप आप देख रहे थे रेस्पिरेशन की, स्क्रीनशॉट ले लें। एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस देखा था। जो भी इवेंट हो रहे थे उनको एक फ्लो चार्ट से समझा था, मेन ये फ्लो चार्ट है। फिर डिफरेंसेस भी देख लिए थे। पढ़ के देखो एक बार डिफरेंसेस। फिर अपन ने सीखा था कि भाई लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो मस्कुलर क्रैम्प हो जाते हैं, ऐसा सीखा था। ये लैंग्वेज है उसकी, देख लें पढ़ के। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में सीखा था, कुछ पॉइंट्स गिल्स से होता है, लंग्स से होता है ना, ऐसा सीखा था। किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है। फिर ह्यूमन बीइंग में पूरा ये देखा था क्या क्या पार्ट होते हैं, नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स।
उसके बाद अपन ने ये एल्वेलाई के बारे में सीखा था कि बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थिन वॉल होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, ऐसा सीखा था अपन ने। लंग्स के अंदर कुछ होते हैं बैलून जैसे स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, है ना। उनके अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजन को सब जगह ले जाती है। इसके बाद मैकेनिज्म आपने सीखा था डायफ्राम के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और फिर अपने एयर अंदर आती है। देख लें, इसको पढ़ लें। फिर इसके बाद लंग्स के ये डायफ्राम की शेप चेंज होता हुआ डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देख लें। हाथ से ड्रॉ करके भी एक बार देखें। और खुद की बॉडी को सामने रख के सोचें आपके भी ऐसे ही चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद ये देखें इवेंट्स जो हो रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। इनहेल के दौरान क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सहेल के दौरान क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट देखा था ह्यूमन बीइंग में। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें हार्ट, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। इसके बाद ये हार्ट का डायग्राम था जिसमें सारा पार्ट्स को शो कर रखा है। लेबलिंग एक बार अच्छे से देख लें। इसके बाद ये हार्ट, आर्टरीज, वेन का डिस्क्रिप्शन देखें। सिस्टॉल, कॉन्ट्रैक्ट होने को सिस्टॉल, इसका प्रेशर भी बताया था 120 mm ऑफ Hg। डायस्टॉल, रिलैक्स होने को डायस्टॉल कहते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, थिक वॉल होती है। वेन डी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, थिन वॉल होती है। कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, देख लें।
इसके बाद ये बहुत बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट था जिसमें पूरा कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है वो दिखा रखा है। इसको बिल्कुल बढ़िया से स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, हाथ से भी बना के देखना ही है, और अच्छे से बिल्कुल देखें, इसको अच्छे से समझें, याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। हाथ से बना के देखें अच्छे से, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब ये कैपिलरीज भी बता दिया था, ब्लड के सेल्स 9th में पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार फिर से आप रीड करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम आए मैसेज करें। अब ये लिम्फ जो कैपिलरी में से लिक्विड निकला था, जो ब्लड की ऑक्सीजन को लेके निकला था, जो ब्लड के अंदर फूड को लेके निकला था और टिश्यू तक पहुंचाया था, और टिश्यू के वेस्ट मटेरियल सारे वापस से वेन्स में लेके आया था, वो लिक्विड लिम्फ है। वाइट ब्लड सेल भी होने के कारण इम्यूनिटी देता है, टिश्यू को भी बचाता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद ये डबल सर्कुलेशन देखा था, ब्लड 2 बार हार्ट से निकल रहा था एक पूरी सर्कुलेटरी साइकिल में, इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और एक कार्डियक साइकिल का मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पूरा, और 72 टाइम बीट करता है हार्ट 1 मिनट में। पढ़ लें लैंग्वेज अच्छे से। अब ट्रांसपोर्टेशन देखें, प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम ले जाता है उसके पार्ट्स
नाम देख लें, 9th में आए थे। ये पूरा एसेंट ऑफ सैप पढ़ लें एक बार, कैसे बनाया। अभी एक्सक्रीशन अपन पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ लिया है, आप देखें रीड करके। ये रिमूवल ऑफ वेस्ट है ना, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी देखें। यस, तो आपने यहाँ तक अच्छे से देख लिया होगा। प्लांट भी अपने वेस्ट रिमूव करता है। ये सब मैंने आपको टॉपिक समझा दिए हैं, ये अच्छे से आपने देख लिए होंगे सारे, हर्बीवोर, कार्निवोर, इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर एंड हो गया है, और पूरा रिवीजन भी अपन ने करके देख लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट आए आप मुझे भेज दें, तो वो आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाएगा। कहीं पे भी आपको लगे कि ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर दें। और जब आप एक बार जो भी चीज़ें मैंने समझाई है उसकी इमेजेस मन में बना के देखें, उस चीज़ को बिल्कुल उस चीज़ टॉपिक में घुल जाएं, तब वो टॉपिक आपको कमांड देगा, कमांड आएगी उस टॉपिक में आपकी। ठीक है, तो आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ी और एकदम से आपने समझ में नहीं आया, चलो मैसेज कर देते हैं, ऐसा भी ना करें। पहले पूरा समय दें खुद को कि वो चीज़ समझ में आ जाए आपको। फिर भी नहीं आए समझ में, आपने खूब कोशिश कर ली फिर भी नहीं आए, तब मुझे मैसेज कर दें, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करें। ठीक है, वैसे आ जानी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से समझाइए, हर एक टॉपिक को पूरा टाइम देके समझाया है। फिर भी अगर बाई चांस आपने नहीं समझ में बैठा हो, आपको कोई भी टॉपिक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर अपन लेंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको।